दोस्तों नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। और आज दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आपको एक अच्छा वकील आज के समय में ढूंढना है तो उसके क्या पैरामीटर होना चाहिए। दोस्तों हम भले ही किसी लीगल फील्ड में हो चाहे ना हो, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि रोजाना एक आम आदमी कम से कम 300 कानूनों को रोज फेस करता है। घर से निकलने से लेके शाम को जब तक हम वापस लौटते हैं तो हम रोजाना कम से कम 300 ऐसे कानून होते हैं जिनको फेस करते हैं। और कहा भी जाता है कि एक डॉक्टर और एक वकील या कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल, ये दो चीजें ऐसी हैं जहां जाने से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। कभी ना कभी किसी न किसी कारण से हमें जाना पड़ता है। और लाइफ में ऐसे चैलेंज आते हैं, कोई हो सकता है आपका सिविल का मैटर है, कोई आपका क्रिमिनल मैटर हो सकता है, आजकल साइबर फ्रॉड होते हैं उससे रिलेटेड कोई हो सकता है, आप कहीं जॉब कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। हमें कहीं भी लीगल एक एडवोकेट की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। तो एक सही और अच्छा वकील ढूंढने के लिए हमें किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इन फ्यूचर भगवान ना करे अगर हमें किसी वकील की जरूरत पड़ती है तो हम उन पैरामीटर को ध्यान में रख सके ताकि हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, या जिस पर्पज के लिए हम लोग उस एडवोकेट को उस वकील को हायर कर रहे हैं वो पर्पज हमारा सोल्व हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने सामने बोर्ड्स पे लिखे हैं, इन पॉइंट्स पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि सबसे पहले अपने कानूनी मुद्दे को समझे कि आपको किस पर्पज के लिए वकील चाहिए। आपको अपने जिस मकसद के लिए वकील चाहिए पहले उसके बारे में अच्छे से अपने मुद्दे को समझे कि मुझे इसलिए वकील चाहिए ताकि मैं भी अपना रिसर्च उसी हिसाब से कर सकूं कि मुझे किस टाइप के वकील से मिलना है। इसमें सेकंड पॉइंट हमारा है कि जो भी आपने अपना मकसद तो ढूंढ लिया कि किस पर्पज के लिए मुझे मिलना है, तो आपको उसी मकसद से रिलेटेड अनुभवी वकील को ढूंढना है। बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं जो सिविल की ही प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं जो सिर्फ फैमिली मैटर को ही सोल्व करते हैं, बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं जो सिर्फ साइबर क्राइम से रिलेटेड, या बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स से रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड अलग अलग मैटर में प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका जो भी मैटर है आप उसके एक्सपर्ट वकील से मिलिए, उस अनुभवी वकील को ढूंढिए। इसमें थर्ड पॉइंट हमारा है कि आपके आसपास आपकी जानकारी में फ्रेंड सर्कल में जितने भी वकील हैं उनकी लिस्ट बनाइए। आपके कोई फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव है, कोई फैमिली मेंबर है, उनसे रेफरेंसेस लीजिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए, वो हो सकता है कोई आपको अच्छा रेफरेंस दे दे। तो सबसे पहले हो सकता है आपकी जानकारी में फ्रेंड्स लिस्ट में, रिलेटिव में या अपने फैमिली मेंबर्स की जानकारी में टोटल मान लीजिए आपके पास 15-20 वकील की लिस्ट आ गई। अब उसमें आप छांटिए कि कौन सा वकील जो आपका मैटर है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करता है, उसके बाद अपना आप आगे वर्किंग कीजिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जिन वकील की आपने लिस्ट बना ली उनसे आप वन टू वन आमने सामने बैठ के बात कीजिए। इससे होगा क्या, आपको उसके अनुभव समझने में चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी कि आप जिस मैटर पे उनसे डिस्कस कर रहे हैं क्या वो आपकी बात को अच्छे से सुन रहे हैं, या क्या आपको वो जो आपकी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन देने के लिए उनकी इतनी कैपेसिटी है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कितना है, पहले कितने साल की उनकी प्रैक्टिस हो गई है, कितने केस उनके पास पहले आए हैं जिनमें से कितने केस में वो जीते हैं या कितने केस में वो हारे हैं, या उनके पास पहले से कोई क्लाइंट आया है और उस क्लाइंट का केस उन्होंने जीता है या उस क्लाइंट का केस उन्होंने हारा है। आप उन क्लाइंट से फीडबैक लिए, क्योंकि जो जेन्युइन फीडबैक जो आपको मिलेगा ना वो उसके ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर या जो क्लाइंट है उनसे आपको मिलेगा कि उन्होंने जब उस वकील को हायर किया था तो उनको क्या फैसिलिटीज मिली थी, जो वकील ने उनको कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट पूरे हुए या नहीं हुए। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं दोस्तों, उसकी विशेषता का ध्यान रखिए। जिस फील्ड में आप जा रहे हैं क्या उस फील्ड का वो एक्सपर्ट है, उसका क्या वो विशेषज्ञ है। उसके बाद वकील से स्पष्ट लिखित में अपनी हर चीज के लिए पहले ही मतलब आप ओपनली उससे बात कर लीजिए, एक तरह से आपका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या एक रिटर्न में एग्रीमेंट कर लीजिए कि इस मैटर के लिए हमने इतनी फीस डिसाइड की है, इतने इस फीस को मैं 2 पार्ट में दूंगा या 3 पार्ट में दूंगा। कई बार होता क्या कि वकील करने के बाद आपकी फीस भी डिसाइड होगी, सारी चीजें हो गई, हमने पहले से हर चीज की ओपनली बात नहीं की। आप जब भी फिर वकील के पास जाते हो तो हर बार वो कभी 500 रुपये मांगता है, कभी 1000 रुपये मांगता है, आप भी उसमें परेशान हो जाते हो। आप उससे पहले एक रिटर्न में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपना डिस्कशन कर लीजिए कि ये फीस रहेगी, इतने पार्ट में मैं फीस दूंगा,
फीस के लिए ना तो वकील आपको बोले और ना ही आप उसको डिले करें। जो कमिटमेंट आपका हो आप टाइम से उसको फीस दें और अपना काम कराएं। दोस्तों, हम वकील के पास जाते हैं, हम उसको पैसे तो ज़रूर देते हैं, लेकिन उस पैसे के बदले में हमारी सारी टेंशन वो वकील ले लेता है। तो हमारी भी ये जिम्मेवारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमने उसको कमिटमेंट किया है कि इतने टाइम में मैं आपको फीस दूंगा, तो उतने टाइम में हमें भी उसको फीस देनी है। इस बारे में पहले ही अपना ओपनली उनसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या रिटर्न एग्रीमेंट कर ले, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार का कोई चैलेंज ना आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, उसके टच में रहे। आपने जिस भी एडवोकेट को मान लीजिए कल को कर लिया, तो रेगुलर आप उसके टच में रहे, अपनी पूरी केस की अपडेट उनसे ले, रेगुलर अपने अपनी तारीख पे जाए। ऐसा नहीं कि आपने बहाना मार दिया और वकील साहब को बोल दिया कि भाई आप मेरा रिक्वेस्ट कर देना जज साहब से कि मैं बीमार हो गया हूँ, कोई भी रीज़न है मैं नहीं आ पाऊंगा। आप अपनी तारीख पे जाइए, वकील से रेगुलर टच में रहिए, आप उनसे पूरा अपडेट लीजिए कि इस तारीख पे क्या हुआ है, कब हमारे एविडेंस जाएंगे, कब एग्जामिनेशन होगा, कब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कब वो जिरह करेंगे, किस एविडेंस ने क्या जवाब दिया है, कौन सी चीज़ें हमारे फेवर में जा रही है, कौन सी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं जा रही हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उनके साथ बैठ के पूरी स्ट्रेटेजी कर सकें, आगे की प्लानिंग हम उसमें अपना रेगुलर तरीके से कर सकें। उसके देखिए कि उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज है, उसका ऑफिस कैसा है, उसके साथ करने वाले उसके जो अधिवक्ता साथी हैं वो कैसे हैं, उसके जूनियर कैसे हैं, उसके ऑफिस में जो मुंशी है वो कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसको नॉलेज कैसी है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक सेवी है या नहीं है। टेक्नोलॉजी आज लॉ के फील्ड में भी आ गई है। अगर कोई एडवोकेट उस टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलता है तो चीज़ें और आसान हो जाती है, आपका भी और उनका भी टाइम बचता है। जो काम पूरे दिन में होना होता है, आज टेक्नोलॉजी से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वगैरह आ गया है, उससे विद इन 2 मिनट्स 1 मिनट के अंदर ही आपका पूरा काम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि इन टेक्निकल चीज़ों में भी वो एक्सपर्ट है या नहीं है, उसके पास कैसी टीम है, उसके सलाहकार कौन, उसके सीनियर कौन है, उसके जूनियर कौन है, या जो उसके साथी अधिवक्ता है वो कौन है, किस प्रकार का उसका ऑफिस है, वो रेगुलर ऑफिस में आता है या नहीं आता। बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं उनको केस मिल गया तो आ गए, नहीं तो वो महीने में 10 दिन ऑफिस आएंगे, 20 दिन अपने घर बैठते हैं। दोस्तों, किसी भी वकील को सफल होने के लिए, अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए उसका कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर कोर्ट में आना भी जरूरी है। अगर वो रेगुलर कोर्ट में नहीं आएगा तो कल को होगा क्या, जब आपकी तारीख होगी हो सकता है उस टाइम पे भी नहीं आएगा, और इस चीज़ का फायदा जो आपका अपोजिशन वाला एडवोकेट है वो उसका फायदा लेगा, सीधी सी बात है। तो धीरे धीरे आपका जो केस है वो कमजोर पड़ता चला जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का हमें दोस्तों ध्यान रखना है। आप ध्यान करें कि जो भी आपका एडवोकेट हो, हमें कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को भी देखना है कि मार्केट में जब हमने कंपैरिजन किया आपके मैटर के लिए अदर एडवोकेट्स कितनी फीस ले रहे हैं और जिससे आपकी बात चल रही वो कितनी फीस ले रहे हैं। आप उनसे पहले डिस्कस कीजिए कि ये जो हमारा मैटर है ये कितना लंबा समय चलेगा, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, मतलब कल को अगर हमारे फेवर में केस आता है तो हमें क्या बेनिफिट होगा, और अगर ये केस हमारे अपोजिशन वाले के फेवर में जाता है तो क्या हमें नुकसान होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी और मोटी बातें दोस्तों हमने डिस्कस करी कि एडवोकेट की ज़रूरत हमें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में पड़ती है, और उस टाइम पे हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अगर हम इन सारी चीज़ों का, इन बातों का अगर स्टार्टिंग से ही ध्यान रखेंगे तो इन फ्यूचर हमें चैलेंजेस नहीं आएंगे। नहीं तो बाद में होता क्या है कि हमारा पैसा भी लग जाता है, हमारा समय भी खराब होता है, और कहीं ना कहीं हमें सामाजिक तरीके से भी हानि होती है, या अगर हमारे फेवर में केस नहीं आता है तो हमें और भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार की वीडियो आप साथियों के लिए लेके आता रहूँगा। मेरा मकसद यही है कि एक आम आदमी को कानून के बारे में बिल्कुल आसान सिंपल भाषा में उसको सारी चीज़ें समझ में आए, क्योंकि हमारी सरकार, हमारी जुडिशरी सिस्टम ये मान के चलता है कि हर आदमी को कानून के बारे में पता है। कल को अगर हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग या कोई चैलेंज आता है तो हम कोर्ट के सामने, जुडिशरी के सामने ये बहाना नहीं लगा सकते कि मुझे कानून के बारे में जानकारी नहीं थी। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, दुनिया के 70+ कंट्रीज के अंदर लॉ जो है उनके स्कूल के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारा देश ऐसा है जहाँ पे जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर 12th 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, सिर्फ वही लोग लॉ से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं या उनको लॉ की नॉलेज होती है, या जो अधिवक्ता, जो हमारे एडवोकेट फ्रेंड्स होते हैं उनको लॉ की नॉलेज होती है। एक आम आदमी को उसके बारे में पता ही नहीं होता है।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो आप साथियों के लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू।